हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको मैथ का पार्ट। जैसे कि देखो लास्ट सेशन में हमने मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस किए थे और इस मैथ के सेक्शन में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने अच्छे से अप्रोच किया होगा तो आपके काफ़ी क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सॉल्व हुए होंगे। और पेपर जो है ना आपको जैसे मैंने बोला कि कुछ मॉडरेट है, मॉडरेट लेवल का है, कुछ क्वेश्चन है जो आपको इजीली तरीके से बन जाएंगे और कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग। बट हाँ, कुछ क्वेश्चन को कितने शॉर्ट तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं वो मैं वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हम लोग पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया हुआ है a इक्वल टू 2⁻², रियल नंबर का क्वेश्चन है आपका। b इक्वल टू है c दिया हुआ है एंड द एलसीएम दिया हुआ है 3780 का। तो हमें बताना है कि यहाँ पर x की क्या होगी। तो पहले आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है 3780 का। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे तो बताओ 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1890। ठीक है, फिर देखो 2 तो ये हो जाएगा 945। ठीक है, अब बताओ 9 है तो 3 से जाएगा, तो बताओ 3 3 जा 9 हो जाएगा 315। फिर देखो आपको 3 तो ये आ जाएगा 105। फिर 3 आएगा आपको तो ये आ जाएगा 35। फिर उसके बाद आपको 5, उसके बाद 7 एंड द लास्ट वन आ जाएगा 7 × 1। तो जब आप इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 3780 का, तो देखो ये आ गया आपका 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब भी आपको पता है कि एलसीएम जब भी हम लोग फाइंड करते हैं तो हाईएस्ट पावर ऑफ किसी भी फैक्टर का हाईएस्ट पावर हम लोग कंसीडर करते हैं। 2 का पावर 2 है, यहाँ पर 2 का पावर 2 ही है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, और हमारा जो एलसीएम है 3 का पावर 3 आया। मतलब हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितना होना चाहिए, 3 का पावर 3, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स जो है, जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो हमारा कितना होता है 10 होता है। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो भी आपको पता है 4 है। इसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो 10 का आप ब्रेक करो 2 × 5 और इसका होगा 2 × 2। जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होता है और कॉमन क्या है इसमें आपको पता है, तो एचसीएफ विल बी 2। इजी क्वेश्चन है आपको, तो ये सब गलती नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो इफ सम ऑफ ऑल जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज इक्वल टू 0 है। तो देखो सम ऑफ जीरो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/e। तो यहां से पहले हम लोग जो है ना यूज कर लेते हैं ये रिलेशन। तो देखो b जो है ना ये निगेटिव है और सम ऑफ जीरो जो है ना ये 0 दिया हुआ है आपको, यानी कि इसकी वैल्यू जो है ना 0 दी है। -b तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 + k, ये b है और a कितना है आपको 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां से k कितना आ जाएगा आपको बताओ -3 k आ गया। अब इसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर हमें क्या पूछा है देखो, देन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इसका जीरो फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका जो है ना हम लोग पोलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं कि क्या है हमारा। देखो 2x² है -2 इंटू k + 11 इंटू x + 30 है। इसका हमें जीरो फाइंड कर लेना है। चलो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 2x² -2 इंटू k की वैल्यू हमने फाइंड किया -3, तो -3 + 11 इंटू x प्लस कितना है 30 इक्वल टू 0। देखो 2 सब में कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ x² हो जाएगा, -11 में से 3 गया तो ये कितना हो जाएगा 8x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 15 इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लिया हमने। अब बताओ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर लो, 15 का फैक्टर ढूंढना है जो आपको 8 दे। तो -5x -3x + 15 इक्वल टू कितना 0। यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो x -5 आएगा, -3 कॉमन लोगे तो x -5 आएगा इक्वल टू 0, यानी कि आपको x -5 इंटू x -3 इक्वल टू 0। दोनों को इंडिविजुअल इक्वल कर दोगे, एक बार x इक्वल टू 5 आएगा और एक बार x इक्वल टू 3 आएगा, यानी कि आंसर जो है हमारा 3,5 ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। देखो इसका जीरो फाइंड करना है आपको, फिर से पोलिनोमियल का ही क्वेश्चन है आपको। x² -3x -m इंटू m + 3 इक्वल टू 0। अब देखो आपको ना यहाँ नंबर्स की जगह बस यहाँ वेरिएबल दे दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, m इंटू m + 3 फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे हम लोग। तो देखो m इंटू है हमारा m + 3, यानी कि एक फैक्टर जो है m हो जाएगा और दूसरा फैक्टर कितना होगा m + 3। अब इसमें हमें प्लस माइनस करके उसको हमें ना बीच में -3 लाना है। तो आप सोचो कि मैं अगर दोनों को माइनस कर दूं तो m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 तो इसको निगेटिव कर लेते हैं, बस आपका फैक्टर हो जाएगा। तो यही है हमारा, देखो यहाँ से आ जाएगा हमारा x² पहला
प्लस एम एक्स माइनस है एम प्लस 3 इंटू एक्स माइनस एम इंटू एम प्लस 3 इक्वल टू 0। ये स्टेप ही मेन है, आपको यहां समझ में आ जाएगा। तो फिर देखो m और उसमें से अगर मैं फर्स्ट और दोनों को, जैसे यहाँ देखो m माइनस एम प्लस 3 है तो m कैंसिल हो जाएगा, -3 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब राइट है हमारा। तो यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो देखो ये क्या आ जाएगा, x प्लस एम, और इन दोनों में देखो माइनस एम प्लस 3 कॉमन है तो इसको बाहर निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ बचेगा अपना x, ठीक है। और देखो माइनस बाहर निकला तो प्लस का साइन बचेगा, x प्लस एम इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो यहां से जो हमारा इक्वेशन बन जाएगा ये हो जाएगा, x प्लस एम को बाहर निकालते हैं हम लोग, और सेकेंड जो बन जाएगा x माइनस ये कितना है, m प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल कर लेते हैं एक बार, तो x प्लस एम इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एम, और इसको इक्वल कर लोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m प्लस 3, यानी कि माइनस एम, और दूसरा आ जाएगा हमारा m प्लस 3, और ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इन अ गिवन फ्रैक्शन इट इज इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर इन टू टू द डिनोमिनेटर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन जब सॉल्व करना हो, एक तो बेसिक है कि आप इक्वेशन बना के सॉल्व करो, बट देखो जब आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना हो ना तो थोड़ा टाइम भी आपको कंज्यूम करना है, कि टाइम हमारा कम, जितनी जल्दी हमें बन सके, तो हम ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करेंगे तो ज्यादा इजीली बन जाएगा। पहले देखो अगर वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, पहला ऑप्शन बताओ 15 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, बताओ 26 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 14/28, यानी कितना आ गया 1/2, और यही है 1/2। पहला मतलब कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा, क्या दूसरा कर रहा है, तो यही हमारा आंसर। इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, 15 माइनस 7 अपॉन एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो देखो 2 कितना हो जाएगा 26 माइनस 2, 15 माइनस 7 होता है 8/24, यानी कि देखो 1/3, और ये राइट है, आपको दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर विल बी 15/26। बाकी आप जनरल तरीके से भी कर सकते हो, उसमें टाइम लगा के पहले इक्वेशन बनाना होगा फिर सॉल्व करना होगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको ऑलरेडी आपको ऑप्शन से एलिमिनेट हो सकते हैं तो आप यही अप्रोच करो जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। सब्जेक्टिव में तो आपको पता ही है इक्वेशन बनाना है एंड देन सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ए एंड बी आर फ्रेंड्स। अब देखो फिर से लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, मैं ना इसको वापस से आपको एलिमिनेशन मेथड से ही इक्वेशन नहीं बनाना है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है हमें कितनी कम टाइम में, क्योंकि आपको क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम लगना चाहिए, फास्ट देखना है आपको। यहाँ पर एज इल्डर टू बी बाय 5 ईयर्स, यानी कि यहाँ देखो पहले दिया है और लास्ट में देखो ए बी एंड सी का वैल्यू पूछा है आपको, प्रेजेंट एज है, और इसमें यह दिया है कि ए जो है ना बी से 5 ईयर्स ग्रेटर है, मतलब उसकी ए की एज बी से ज्यादा है। ऑप्शन तो देखो पहला ही देखो 40-20 का गैप है, ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया, 20-15 ये सही हो सकता है, 20 ये भी सही हो सकता है, ये गलत। दो ऑप्शन तो आपको ऐसे ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, समझे। अब उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं हम लोग। अब ये दोनों में देखो, ये दोनों में 5 का हमारा है, तो ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, बट हम और देखते हैं क्या और हमें दिया हुआ है, क्या कहां से हमें पता चल रहा है। बी सिस्टर सी हाफ द एज ऑफ बी व्हाइल एज फादर डी इज 8 years old and twice the age. If the present age of D is 48 years, then find the present age of A and D. D की एज दी है 40 years। अब देखो यहां पर दिया है B की जो सिस्टर है C, देखो B की जो सिस्टर C है हाफ द एज ऑफ B है। अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि देखो B जो है B की सिस्टर C है और उसकी हाफ है, 15 का हाफ 7.5 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन राइट सी। चेक कर लो अब आपको, देखो 25 ईयर्स 20 ईयर्स 5 का डिफरेंस है, ये ए का ही हो गया, ये बी का हो गया, और बी की जो सिस्टर सी है उसकी हाफ ईयर की हो गया, 20 का आधा 20 का आधा क्या हो गया हाफ 10। तो आपको जो है ना इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डी का हमें अदरवाइज आप फाइंड कर सकते हो, पहले डी का दिया है उससे सी निकालो फिर उसके बाद निकालो, तो उतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, टाइम भी हमें क्या करना है, टाइम भी हमें सेव करना है, ठीक है ना। तो ये अप्रोच रखना होगा जब भी आपको इस टाइप से होगा। चलो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। पता है आपको जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है कंडीशन क्या होती है हमारी, a1/a2 b1/b2 c1/c2। चलो ठीक है, देखो पहला a1 है तो a1 1 है, और यहां देखो a2 कितना है 2 है, b1 हमारा कितना है 1 है, और b2 हमारा k है, C1 हमारा -4 है, और C2 कितना है -8 है, सारा 1/2 है, यानी कि देखो यहां से इन दोनों को सॉल्व कर लोगे k निकल जाएगा, और k विल भी कितना हो जाएगा 2। तो इजी क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करने में आपको ये सब क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट आपको सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना।
जो ये जो टाइम आप बचाओगे वो किसी और क्वेश्चन में आप उसके बाद यूज कर सकते हो। अब देखो 6500 वेर डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल पर्सन कितने हैं, x है, ठीक है। तो बताओ ईच पर्सन को कितना आएगा, 6500 अपॉन x, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर 15% ज्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 15% ज्यादा होंगे तो सबको कम मिलेगा। तो कितने का कम मिला, 30 का। इक्वेशन आप बना लो, 6500 अपॉन कितना, x प्लस 15, और यही डिफरेंस हमारा कितना है, 30 रुपए। ये इक्वेशन आपको अगर बन गया तो फिर उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन को। और ये हमारा हो गया x माइनस x प्लस कितना है, 15 है। देखो जैसे डिनोमिनेटर बढ़ा तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू छोटी हो गई, तो इसलिए फर्स्ट में से अगर घट जाता तो दूसरी वैल्यू बड़ी हो रही, दूसरे में से पहले को माइनस करते। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो 6500 को आप पहले बाहर निकाल लो कॉमन, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 15 इक्वल टू हो जाएगा 30, ठीक है। अब चलो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 15, और इधर हो जाएगा हमारा x प्लस 15 माइनस एक्स इक्वल टू 30 अपॉन कितना, 6500, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। बताओ यहाँ पर x x कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी अपनी 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू 3 अपॉन 650 है। यहाँ से देखो 3 5 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू हो जाएगा 0 3250, यानी कि ये इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3250 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लोगे ना आप, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। और फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ x, मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है। अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज यहाँ पर मेन चीज आते हैं। अब या तो हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नंबर्स बड़े जब भी आए तो आपको जो है ना, जो मैं अप्रोच बताता हूँ ये अप्रोच ज्यादा ईजी होता है। आप हमेशा इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट इंटू लास्ट जब आप कर रहे हो तो उसमें देखो जो नंबर्स आया ना उसका पहले प्राइम फैक्टराइज कर लो, और प्राइम फैक्टराइज करके आपको पेयर ढूंढना है। पेयर अपने आप बन जाएगा जैसे ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। देखो फर्स्ट लास्ट करते हैं, 3250 आया, तो 3250 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और यहां से देखो 2 हो गया, 16 25। चलो अगला क्या आएगा बताओ, 5 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 325। फिर देखो 5, यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, 6 5 जा 65। और चेक भी करते जाओ कि कहाँ बीच में देखो 15 का गैप है, तो यहाँ चेक करते जाओ। जैसे कि यहाँ 1625 है, 2 है, तो ऑब्वियसली बात है 15 नहीं आएगा। 325 10 है, नहीं आएगा। देखो 5 5 25 25 2 जा 50 और 65 है। बताओ 65 माइनस 50 कितना होता है, 15, मतलब हमारा फैक्टर मिल गया। तो इस तरीके से जब आप करोगे ना, तो आपको जब भी नंबर्स ज्यादा होंगे ना, इसको आप ब्रेक करके इजीली बना सकते हो। और यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 65x माइनस, देखो ये कितना हो जाएगा 50x, और उसके बाद क्या है लास्ट में अपना माइनस 3250 इक्वल टू कितना 0। x कॉमन लेते हैं, बताओ ये कितना हो जाएगा, x प्लस 65 माइनस 50 कॉमन लेंगे तो ये भी आ जाएगा x प्लस 65 इक्वल टू कितना 0। x प्लस 65 इंटू कितना होगा, x माइनस 50 इक्वल टू 0। यहां से देखो x इक्वल टू एक बार माइनस 65 है, नेगेटिव नंबर्स तो कभी हो ही नहीं सकते नंबर ऑफ पर्सन, तो x इक्वल टू दूसरा आंसर हो जाएगा, और वो हमारा कितना हो जाएगा 50, यानी कि हमारे पास कितने पर्सन है, 50 है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा तरीका जो मैंने बोला आपको कि आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप 1 बाय 1 देखो कि 6500 से एक बार 16 से सारे ऑप्शन आपको 1 बाय 1 चेक करने पड़ेंगे। तो वो अगर इजी लग रहा है तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो। 6500 को 50 से कर लो तो कितने होंगे, और 15 अगर उसमें से जब 15 मोर हो जाएंगे मतलब 65% हो जाएंगे तो कितने होंगे, तो वहां से भी ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, आपको रियल रूट्स ढूंढना है। तो रियल रूट की कंडीशन आपको पता है कि रियल रूट्स के लिए जो है ना d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब d हमारा क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा कितना है 2,
और इंटू कितना है k, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब 9 माइनस 8k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 को उधर भेज दो, माइनस 8k ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9, माइनस जैसे ही कॉमन लोगे इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो जाती है और 8k लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा। जैसे देखो अगर मेरा 3 ग्रेटर देन 2 है, आपने अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया ना तो ये इनइक्वलिटी की साइन जो क्या हो जाएगी वो चेंज हो जाती है। तो सेम अगर माइनस है आपको, जैसे -2 है और ये ग्रेटर है -5 से, अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन 5 होगा। तो ये चीजें आपको बेसिक चीजें हैं, याद रखनी होगी। अब देखो माइनस कॉमन लिया तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, देयरफॉर k भी लेस देन इक्वल टू 9/8 और इसके अकॉर्डिंग आप देखो k लेस देन 9/8 अपना ऑप्शन क्या हो गया, डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इन एन एपी का क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म इज 7। तो पहले गिवन क्या है हम वो लिख लेते हैं, a इक्वल टू 7 दिया है, एन टर्म यानी कि an भी दिया है हमें 84, ठीक है, और उसके बाद सम ऑफ Sn दिया हुआ है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो Sn का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। देखो 2093/2 है और Sn का फॉर्मूला जब a और an दिया है आपको, लास्ट टर्म पता हो तो n/2 इंटू होता है a प्लस an, और इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 2093 अपॉन कितना 2, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, कैंसिल कर लो। यहां से n इंटू बताओ a क्या है हमारा 7 प्लस 24 इक्वल टू हो जाएगा 2093, यहां से आ जाएगा देखो n इंटू 24 प्लस 7 हो गया 31 इक्वल टू कितना 2093, देयरफॉर n विल बी 2093 अपॉन कितना 31, और 31 को देखो 1 को अगर हम लोग 24 प्लस 7 31 हो गया, फर्स्ट टर्म ये दिया, देन n इज इक्वल टू n/2 इंटू हो गया हमारा फर्स्ट टर्म a प्लस an है और 2093 है, 31 हो गया 24, सॉरी an हमारा 24 नहीं है, an हमारा कितना था 84 था। तो देखो an हमारा 84 है तो ये 31 नहीं होगा, ये 31 नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो an हमारा 84 है, 84 हो गया 91 हो गया, और यहाँ पर 2093 अपॉन हो गया 84 प्लस 1 91, तो ये 91 है। चलो तो ये अपना हो गया 2093 अपॉन हो गया 91। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले चलो 7 से चेक करते हैं या 13 से चेक कर सकते हो, किसके टेबल में जाएगा। तो 13 7 जा, 13 1 जा 7 हो गया, 79 है, 13 6 जा 68 78 और वो हो गया तो 161 हो गया। फिर 7 से देखते हैं, 7 2 जा 14 हाँ 23, यानी कि 23 आ गया हमारा। तो 91 इंटू 23, और वैसे भी ऑप्शन से भी आप सीख सकते हो कि लास्ट में 3 है और कैंसर होना चाहिए क्योंकि n हमेशा नेचुरल नंबर होता है, तो लास्ट अपना क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप एपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नेक्स्ट चलते अपन, व्हाट इज 20 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। एपी का फिर से आपको वही क्वेश्चन आ गया, एंड से आपको देखो जब भी एपी का आपको लास्ट टर्म पता हो ना, तो nth टर्म फ्रॉम एंड से जब भी फाइंड करना हो ना, nth टर्म फ्रॉम एंड, तो हम इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं l माइनस n माइनस 1 इंटू क्या d। l क्या है हमारा लास्ट टर्म, तो बताओ लास्ट टर्म हमारा कितना होता है 253 माइनस n, कौन सा टर्म बोल रहा है 20 टर्म, तो n की जगह 20 पुट कर दो, माइनस 1 और d देखो कितना है, कितने का डिफरेंस है 5 का है, ठीक है ना। क्योंकि आप इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हो तो d इसीलिए यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता है। अब यहाँ से बताओ 253 माइनस कितना होगा 19 इंटू 5, 253 माइनस हो जाएगा 95, और 13 में से 5 गया 8, और यहां पर हो गया 14 में से 9 गया, तो ये आ जाएगा अपना 5 और ये 158 आ जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है 158, ये फर्स्ट आंसर राइट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ट्रायंगल्स का सिमिलरिटी का क्वेश्चन है कि दो ट्रायंगल्स देयर जो कि सिमिलर है, तो उनका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो उसकी साइड जो है हमें फाइंड करनी है। आपको पता है कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड का रेशियो, अल्टीट्यूड का रेशियो, मीडियन का रेशियो, सब सारा जो है ना वो इक्वल होता है। तो आपको जब पेरीमीटर का रेशियो भी क्या होता है इक्वल होता है, तो जब आप पेरीमीटर का रेशियो पहले का अगर फाइंड करोगे तो उसके साइड के इक्वल हो जाएगा। और साइड देखो पहला हमारा ए बी है
और दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, डी, यही हमें फाइंड करना है। अब फर्स्ट का देखो पेरीमीटर दिया हुआ है, फर्स्ट का पेरीमीटर 32 है, दूसरे का पेरीमीटर हमारा कितना है 24 है, यहाँ पर देखो ए बी की वैल्यू 10 है और डी हमें फाइंड करनी है। सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, बताओ 8 4 जा 8 3 जा, ठीक है ना। और यहां से जो है आपको आंसर आ जाएगा 30/4, हाँ डी ई जो आ जाएगा वो 30, अब देखो 10 3 जा 30, 30/4, 30/4 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये कंसेप्ट याद रहना चाहिए कि आपको जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो है पेरीमीटर का रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल होता है, अल्टीट्यूड का रेशियो, मीडियन का रेशियो, सारा रेशियो सेम होता है साइड के रेशियो के इक्वल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपनों। इफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट, देखो सेंट्रोइड आपको पता है कि जहां पर मीडियन इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं, तो जहां पर मीडियन इंटरसेक्ट करती है ना उसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। और जब सेंट्रोइड आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोलोगे जी से डिनोट करते हैं, तो सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है, जब तीनों का कोऑर्डिनेट पता है आपको, जैसे x1 है, ये y1 है, ठीक है, ये मान लो x2 है और ये y2 है, और ये हमारा हो गया x3 है और ये y3 है। तो सेंट्रोइड जो होता है ना वो एक बार x1 x2 x3 तीनों को ऐड कर दो, अपॉन में कितना कर देना है 3, इधर हो जाएगा हमारा y1 y2 y3 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी, यही रूल है अपना। तो देखो तीनों पॉइंट दिए हुए अपना और इसका सेंट्रोइड दिया है, ये देखो k, -1 है, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट देखो x1 3 है, फिर यहाँ -7 है और 10 है, तो ऐड कर दो 3 + -7 + 10 अपॉन कितना हो जाएगा 3, ये x का कोऑर्डिनेट हो गया, y का कोऑर्डिनेट देखो -5, इधर हो गया +4 और उसके बाद क्या हो गया -k अपॉन कितना हो गया 3, और ये जो होता है सेंट्रोइड यही हमारा किसके इक्वल होगा, k, -1। तो आपको पता है कि जब भी दो कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं उनके x कोऑर्डिनेट भी इक्वल होते हैं और y कोऑर्डिनेट भी इक्वल होते हैं। तो यहां से अगर आप बताओ 10 + 3 कितना होता है 13, 13 - 7 कितना हो जाएगा 6/3, कॉमा इधर हो जाएगा, देखो 5 में से 4 गया -1 -k/3, और राइट साइड जो है ना आपका ये हो गया k, -1, किसी के भी इक्वल कर लोगे आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ 2 हो जाएगा, तो k = क्या आ गया 2, 3 2 और k = 2। इसको भी सॉल्व करोगे, इन दोनों से भी क्रॉस चेक कर लो कि आंसर सही है कि नहीं। तो -1 - k/3 = कितना है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -1 - k = कितना हो गया -3, यहाँ से -k = -1 प्लस हो जाएगा उधर जाके -2, k विल भी कितना हो गया 2। तो इससे भी आप चेक करोगे तो आपको आंसर वही मिलेगा, ठीक है ना। देयरफॉर आंसर विल भी कितना हो गया k का 2। क्लियर। तो आपको सेंट्रोइड का कंसेप्ट पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बेसिक सा है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है, आपको डिस्टेंस ढूंढनी है। तो आपको डिस्टेंस पता है कि जब भी दो अगर कंडीशन है डिस्टेंस ढूंढेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, x2 - x1 का होता है होल स्क्वायर, प्लस होता है y2 - y1 का क्या होगा होल स्क्वायर। तो यही हम लोग रूल यूज करेंगे, दोनों के डिफरेंस के बीच में निकालना है। देखो इन दोनों का ये हो गया x1, ये x1, ये इसको हम लोग x1 y1 बोले, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग x2 y2 बोलते हैं। तो इससे वो पहले को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, देखो a/t², ये हो गया हमारा x2, माइनस हो जाएगा a, तो a/t², इसका क्या हो गया हमारा होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा देखो इधर सेकेंड है हमारा, प्लस यहां पर हो जाएगा देखो -2a/t, और माइनस क्या हो जाएगा 2a/t, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके हमें आंसर देखना है कि इसमें से क्या होगा। बेसिक आपको डिस्टेंस फॉर्मूला है, पहले देखो इन दोनों में कॉमन क्या है वो मैं बाहर निकाल रहा हूँ। a कॉमन है तो a है और उस पर स्क्वायर भी है दोनों पर, तो a² हो जाएगा बाहर। तो यानी कि रूट अंडर जब मैं यहाँ फर्स्ट कॉमन लूँ तो यहाँ से a² इंटू हो जाएगा, देखो 1/t² माइनस t² का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी देखो दोनों में -2a को ही बाहर कर रहा हूं मैं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो यानी कि देखो यहाँ से जो है ना ये स्टेप अगर समझ में आएगा आपको क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। -2a लिख लेता था कि आपको कंफ्यूज ना हो। -2a मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या हमारा 1/t, ठीक है। और वहां पर देखो प्लस का साइन क्योंकि माइनस बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर कितना है t, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से जो है ना हमारा जो आंसर बचेगा,
यहां पर ना ए स्क्वायर है, यहां भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को बाहर निकालता हूं, रूट बाहर से निकल जाएगा, समझे। यहां पर ए खत्म हो गया हमारा, देखो ए स्क्वायर, यहां पर देखो 1/t स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं 1/t स्क्वायर को। देखो ये मेन समझना है आपको कि यहां से मैं क्या कर रहा हूं, a अपॉन बी, तो 1/t प्लस कितना t, ये हो गया a प्लस बी, और इंटू कितना हो जाएगा बताओ, a माइनस बी, 1/t माइनस कितना 1/t, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर देखो a स्क्वायर मेरा बाहर निकल गया, बचा क्या +4 इंटू यहां पर क्या बच गया हमारा 1/t प्लस t का होल स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आ गया, तो फिर से मैं बता दूं, यहां पर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई। ए देखो 1/t का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर हो गया 1/t, ए हो गया 1/t और बी हो गया टी, तो ए प्लस बी 1/t प्लस टी, और यहां पर 1/t माइनस टी, और होल स्क्वायर तो बाद में है ही, तो होल स्क्वायर को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहां से देखो ए रूट अंडर क्या बचेगा हमारा, स्क्वायर अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं यहां से, तो 1/t प्लस टी का हो गया होल स्क्वायर इंटू, यहां पर दोनों जगह मैंने 1/t लिख लिया, नहीं एक जगह प्लस होगा, ठीक है। यहां देखो तो ये अपना हो जाएगा 1/t माइनस टी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1/t माइनस टी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1/t प्लस टी का क्या हो गया हमारा होल स्क्वायर, ठीक है। अब मेन देखो जो कॉमन होगा वो बाहर निकालेंगे, यहां तक जो 4 स्टेप हो गया ना, यहां मेन देखो पहला मैंने क्या किया, ए कॉमन ले लिया, वापस से मैं बता देता हूं आपको, ए कॉमन लिया यहां पर, यहां 2a कॉमन लिया, ठीक है। यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई और उसका होल स्क्वायर है, दोनों को बाद में इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो तुम दोनों तरफ कॉमन क्या है, ये वाला जो है ना होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो होल स्क्वायर को ही मैं बाहर ले लेता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है ना, मैं ऊपर लिखना हूं, तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा बस इसमें ना नंबर्स की जगह वेरिएबल दिए हैं ना, तो इसलिए प्रॉब्लम हुई होगी, बट आपको अगर एक बार देखोगे तो इजीली आ जाएगा। तो a इंटू देखो दोनों में कॉमन है, तो रूट अंडर कौन सा कॉमन है वो टर्म हम लोग बाहर निकालते हैं, तो यहां देखो 1/t प्लस टी, इसका होल स्क्वायर ना ये कॉमन है, तो यहां बचेगा क्या, इधर देखो 1/t प्लस टी का होल स्क्वायर है, यहां बचेगा क्या, इसके बाद जो है हमारा ये वाला बचेगा पोर्शन, तो ये हमारा हो जाएगा 1/t माइनस टी का होल स्क्वायर, और प्लस देखो ये होल स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा 4। ये स्टेप आपको क्लियर हो गया यहां तक। अब स्क्वायर है और रूट है, ये दोनों अगर मैं बाहर निकालूं तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर के बाहर निकलेगा तो यहां बचेगा a इंटू 1/t प्लस कितना होता है t, रूट अंडर देखो यहां पर, अब इसकी या तो तुम इसको अगर आइडेंटिटी रिमेंबर होगा तो वैसे भी कर सकते हो, या आप इसको ब्रेक करके भी बना सकते हो, तो आपको आइडेंटिटी हो जाएगी। लेकिन आपको अगर आइडेंटिटी डायरेक्ट पता है तो एक आइडेंटिटी बताओ, माइनस से प्लस वाली, ये वाली, ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और यहां पर होता है -4ab, ठीक है ना। तो वहां पर होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और यहां पर हो जाएगा प्लस 4ab, यहां पर -4ab हो जाएगा, समझे ना। उल्टा अगर तुम सोचो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है तो वो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर कितना आ जाएगा, देखो a माइनस बी करोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा +4ab। यही आइडेंटिटी यहां पर अगर मैं डायरेक्ट यूज कर लूं तो देखो ये जो आइडेंटिटी है ना, यहां पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इन दोनों का ab का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा, तो यहां से आपको क्या बन जाएगा, ये फिर से आपको बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो a की जगह 1/2 है, b की जगह t है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और ab होगा तो देखो 1/t इंटू टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4। तो यही आइडेंटिटी यूज किया है मैंने, और यहां से देखो अब आई थिंक ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो हो जाएगा, अब देखो ये क्या हो गया हमारा, तो अब देखो स्क्वायर है, रूट है, बाहर निकल जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा a ऑफ 1/t प्लस t, और इससे स्क्वायर रूट दोनों खत्म हो जाएंगे, तो 1/t प्लस कितना हो जाएगा t, तो ये आंसर क्या हो जाएगा बताओ, a ऑफ 1/t प्लस t का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी,
थोड़ा सा मतलब देखो अगर आपने अप्रोच, बट कोई बात नहीं, आपको जो कुछ क्वेश्चन में जब टाइम कंज्यूमिंग लग रहा हो तो इसको आप अगर स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बट आप क्वेश्चन देखो जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आपको अटेम्प्ट वही क्वेश्चन करना है जिसमें आपको श्योर हो। तो ये, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े से आपको बस ये है कि जहां पर वेरिएबल यूज हो जाता ना, अगर यही आपको नंबर्स होता तो इजीली आप कर लेते, बट थोड़ा अगर नंबर्स है थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ठीक है ना। बट बाकी इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14 हो गया 15। देखो x इक्वल टू ए साइन थीटा है, y इक्वल टू बी कॉस थीटा है, देन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, पहले हमें चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो पहले एक्स स्क्वायर तो ले ले। देखो x इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और वाई स्क्वायर है तो बताओ वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब जो चाहिए मुझे उसमें पुट कर दो, और हमें जो वैल्यू चाहिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर रहने देता हूं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर रहने देता हूं, और वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉमन क्या है दोनों में बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बाहर निकालूं, यहाँ बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। और देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। ऑप्शन बी इजी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा क्वेश्चन है, बट आपको ये सब आइडेंटिटी पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 33। फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कॉट कॉसेक कॉट कॉसेक। देखो तीन आइडेंटिटी जो है ना आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता होना चाहिए। एक तो ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा होता है सेक और टेन में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये भी कितना होता है 1। एंड द लास्ट वन होता है अपना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। तो ये तीन आइडेंटिटी पर ना काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसी पे चलते हैं हम लोग। पहले देखो ये p दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, पी स्क्वायर। तो मैं पहले पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। बताओ पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस क्या होता है 2ab, तो 2ab कर लेते हैं। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, और ये हो जाएगा कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्यू स्क्वायर पे। अगर क्यू स्क्वायर आप फाइंड करोगे तो देखो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से देखो बी कॉट थीटा है प्लस है ए कॉसेक थीटा, इसका हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। और देखो यहां पर इस बार क्या आ जाएगा हमारा प्लस फिर से 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्लियर। अब दोनों को हमें माइनस करना है, तो जब भी आपको पता पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहां से अगर आप फाइंड करोगे दोनों को अगर मैं माइनस करूं, ठीक है, तो ये साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अपना क्या बन जाएगा बताओ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उधर देखो राइट साइड भी क्या हो गया हमारा, फिर से हमारा हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्या होता है। तो पहले यहां देखो ए स्क्वायर, मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, या तो तुम एक काम करो, या तो इसको भी मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना लो, चाहे उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लो। तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, मैं यहाँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस इंटू क्या हो जाएगा बताओ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कितना कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस क्या हो जाएगा बताओ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉमन क्या है दोनों में, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लेता हूं, यहां बचेगा क्या माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस क्या बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर इसी को देखो आइडेंटिटी हो गई हमारी, यानी कि अरेंज कर लो, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पहले पॉजिटिव को लिख लो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना कॉट स्क्वायर
थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ, ये वैल्यू हमें पता है, आइडेंटिटी 1 होती है, आंसर विल भी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये अपना आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्लियर? तो देखो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको इस तरह से ये अप्रोचेबल क्वेश्चन था कि ये इस तरह से अप्रोच करना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इफ टेन ए इक्वल टू, फिर से ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, साइन ए इक्वल टू साइन बी, देन हमें कॉस स्क्वायर ए। तो पहले ना टेन ए टेन बी साइन ए साइन बी में रिलेशन दिया है और हमें कॉस स्क्वायर ए है, तो हमें बी वाले पोर्शन को सारे को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो वन बाय वन चलते हैं, बी वाले को एलिमिनेट करना है हमें। पहला चलो देखो, टेन ए इक्वल टू कितना है बताओ, एन टेन बी। तो बी वाले को मैं यहां से एलिमिनेट करता हूं, तो अगर मैं यहां से देखो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए, इधर हो जाएगा बताओ एन इंटू कितना 1 अपॉन कॉट बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो बताओ कॉट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा एन कॉट ए। क्लियर? कॉट बी को मैंने कॉट ए के टर्म में लिखा। सेकेंड में सेम काम कर रहा हूं, दूसरा हमें क्या दिया बताओ, साइन ए इक्वल टू कितना एम साइन बी। साइन बी को मैं साइन ए के टर्म में लिखूं तो यहां देखो, यहां आ जाएगा 1 अपॉन साइन बी इक्वल टू हो जाएगा बताओ कितना एम इंटू कितना 1 बाय साइन ए। अब बताओ 1 अपॉन साइन बी क्या होता है, 1 अपॉन साइन बी होता है कॉसेक बी, और ये हो जाएगा बताओ एम इंटू कितना कॉसेक ए। अब मैंने बताओ कॉट और कॉसेक में कर लिया, क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि कॉस अभी जस्ट मैं लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था कि कॉट और कॉसेक में जो है ना आइडेंटिटी होती है। ठीक है, आप साइन और कॉस में भी रख सकते थे, जिसमें भी आपको आइडेंटिटी मेन यूज करनी है, बी को एलिमिनेट करना है। तो यहां से बताओ कॉट बी और कॉसेक बी, मुझे आइडेंटिटी यूज करके इसको एलिमिनेट करना है। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। बी को हमें एलिमिनेट करना है बताओ, तो हमें कॉसेक स्क्वायर बी यानी कि ये हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर बताओ कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, एम स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा अपना कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 1। अब मुझे फाइंड क्या करना है कॉस, तो मुझे साइन कॉस में ले जाना पड़ेगा। इसको मैं अगर रिप्लेस करूं बताओ ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। और इधर क्या हो गया बताओ एन स्क्वायर इंटू बताओ कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहां से एलसीएम ले लूं तो यहां से आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये जो रिलेशन बन गया हमारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब साइन को मुझे कॉस के टर्म में लिख के मुझे आंसर निकाल लेना है आपको। तो यहां से देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ये क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसके बाद कॉस को एक तरफ कर लो, आपका आंसर बन जाएगा। एंड इसके बाद जब हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखो इसके बाद जो है करना क्या है आपको, देखो यहां पर अपने क्या हो जाएगा, उसको उस साइड ले जाऊं तो यहां पर हो जाएगा एम स्क्वायर, 1 को इधर भेज दो -1 इक्वल टू हो जाएगा, देखो माइनस राइट साइड जाएगा तो प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और उधर है माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहां से एम स्क्वायर -1 इक्वल टू कॉमन ले लो एन स्क्वायर -1 इंटू कितना कॉस स्क्वायर ए, और यहां से हमें जो कॉस स्क्वायर ए का रिलेशन चाहिए था यही मिल गया, एम स्क्वायर -1 अपॉन कितना एन स्क्वायर -1। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, देखो एम स्क्वायर -1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 1। सेम क्वेश्चन को आप कॉस की जगह मतलब पहले स्टार्टिंग में साइन, जैसे साइन ए साइन भी दिया है 10 उसको साइन के टर्म में भी लेके आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाते तो उससे भी वही बन जाता। अप्रोच यही है कि आपको देखो ए का अगर फाइंड करना है तो बी को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, मेन उस तरह से फोकस करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल है और इसके अंदर एक स्क्वायर है जो कि इंस्क्राइब्ड है,
और मुझे इसका एरिया निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, देखो इसका जो है जो डायगोनल होगा वो इसका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ डायगोनल हो जाएगा तो आर जो दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और तो बताओ जो डायगोनल हो जाएगी, डायगोनल भी हो आर के इक्वल, ये डायगोनल है D4 डायगोनल, ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। तो अगर आपको डायरेक्ट डायगोनल का फॉर्मूला है तो डायगोनल का फॉर्मूला यूज कर लो, अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो कि यहाँ पर ये a ले लेंगे और ये a, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम। और जब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू a, और ये हो जाएगा हमारा 12, देयरफॉर a विल बी 12 अपॉन √2। और मुझे एरिया फाइंड करना है तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा डायगोनल्स, रेडियस नहीं है ना, डायगोनल्स हो जाएगा ना, तो आर आर कितना हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक किया हमने, यहाँ देखो डायगोनल्स जो है ना ये हो जाएगा हमारा, चलो देखो डायगोनल कितना हो जाएगा 2 इंटू रेडियस, क्योंकि आर आर है, ठीक है ना। तो ये जो हमने 12 लिखा है, ये 12 नहीं होगा एक्चुअली, ये कितना हो जाएगा हमारा 24, तो ये हमारा 24 हो जाएगा। तो डायगोनल हो जाएगा 2 इंटू 12 यानी कि 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 24, यहाँ पर कर लेंगे हम लोग a इक्वल टू √2 24 अपॉन √2, ठीक है। और इसका स्क्वायर निकालना है तो 24 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 24 का स्क्वायर होता है 576 अपॉन 2, √2 का स्क्वायर है ना, तो हमने 2 लिखा है तो ये हो जाएगा 2, और इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको सर्कल का क्वेश्चन है, एरिया रिलेटेड जो सर्कल या एरिया से आप बेसिक भी सोच सकते हो कि मुझे ये पार्ट का यूज करना है, तो मुझे टोटल जो इस क्वाड्रेंट का एरिया है ना, क्वाड्रेंट का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा। और क्वाड्रेंट का आपको पता है कि πr² पूरा सर्कल का होता है, तो उसका फोर्थ पार्ट कितना होगा πr² अपॉन 4। अब देखो r दिया है 7, तो 7 जब दिया है हमें तो बताओ 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, अपॉन में कितना है 4, यहाँ 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 7 जा 77 अपॉन 2, यानी कि आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पूरा जो है ना क्वाड्रेंट का निकला। अब बताओ इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है, तो हाफ इंटू बेस, बताओ बेस कितना है हमारा 7 इंटू हाइट, हाइट देखो कितना है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और इन दोनों को जो माइनस करोगे वही रिक्वायर्ड एरिया आएगा, और जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा बताओ 38.5 माइनस 7 यानी कि 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग दिस 25 सेंटीमीटर, उसके बाद है हमारा 11.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट वॉल 8 मीटर 6 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। देखो कितने भी वॉल, अगर इस वॉल में मान लो कि आपको जो वॉल का वॉल्यूम है और एक ब्रिक्स का वॉल्यूम है, उसमें अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि जितने भी ब्रिक्स होंगे उन सब का वॉल्यूम और वॉल का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो हमें रिक्वायर्ड नंबर में डायरेक्ट एक लाइन में अगर आप शॉर्ट अप्रोच में करो, और एग्जाम में भी आपको रिक्वायर्ड नंबर्स जब निकालना होगा तो एक वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लेंगे और अपॉन कर लेंगे हम लोग वॉल्यूम क्या, एक ब्रिक्स का वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, और ये निकल जाएगा। बस यूनिट आपको ध्यान रखना है। देखो तो रिक्वायर्ड वॉल है 8 मीटर है और बाकी सब सेंटीमीटर में है, तो देखो 8 मीटर यानी कि 800 सेंटीमीटर, 6 मीटर यानी कि हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय ये सेंटीमीटर में ही है 22.5 अपॉन, देखो वहां पर हो जाएगा वो सारा हमारा 25 है, इनटू है हमारा 11.25, ठीक है, एंड क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो कैंसिल करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बताओ 25 और इसको कैंसिल करते हैं, 9 जा डेसिमल है तो 0.9 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसके बाद जो है जो हमारा एक डेसिमल और है यहाँ पर, तो जो बचा हमारा 800 इंटू कितना 100 इंटू 9 का डेसिमल अगर मैं हटाऊं तो ये 9 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा देखो 1125 है इंटू 10 है,
और 1125 का अगर डिनोमिनेटर में गया तो इंटू हो जाएगा 100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बन जाएगा। बताओ 25 से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या 9 से भी कर लो। चलो 9 1 जा 9 2 22 9 2 जा और ये हो जाएगा 9 5 जा 125 से गया। अब बताओ 125 को और जैसे 25 से हम लोग करें 25 5 जा 25 4 जा 5 से 2 जा तो देखो 800 इंटू 4 इंटू 2 8 4 जा 32 32 2 जा हो जाएगा हमारा 6400। ठीक है ना। तो 6400 हमारा जो है ये हम इतने नंबर्स ऑफ वॉल्स आए मतलब ब्रिक्स आएंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। A cylindrical vessel of radius 4 cm contains water. A solid sphere of radius 3 cm is lowered into the water until the completely immersed. देखो एक सिलेंडर है उसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है। पहले समझो एक सिलेंडर है हम लोगों के पास, मान लेते हैं इसमें मान लो इस लेवल तक जो है ना वाटर भरा हुआ है। अब बताओ पहले मान लेते हैं कि ये जो है ना H लेवल तक था। अब जैसे ही इसमें क्या किया हमने कि एक स्फीयर ड्रॉ किया, मतलब इसमें स्फीयर आपने पुट कर दिया, तो अब जो है ना इसका वाटर का लेवल ऑब्वियस सी बात है कुछ बड़ा होगा, तो वाटर का लेवल ना बढ़ गया है और वो कितना हो गया हमारा H, यानी कि इसकी हाइट जो बढ़ गई है वो H है। और ये किसकी वजह से हुआ, जब आपने इसमें एक सिलेंडर यानी कि पुट कर दिया, मतलब एक स्फीयर जो है पुट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर का लेवल बढ़ा है। अब यही मेन आपको देखना है कि कितना है वो क्या है। तो देखो सबसे पहले अब सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस दिया है, इसका कैपिटल R ले लेते हैं हम लोग। तो ये अपना हो जाएगा कैपिटल R की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड स्फीयर दिया है तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। lowered into the water until then completely immersed, पूरा यानी कि ये जो ना पूरा वाटर में नीचे तक यानी कि completely, then water level in the vessel will rise by, वाटर लेवल यानी कि H और H में कितने का डिफरेंस है यही बात। अब एक सिंपल सोचो, आपके पास एक पानी मतलब ग्लास में कुछ पानी था, अगर आपने उसमें मान लो कि कोई दूसरी मतलब जो है जैसे कि मान लो कुछ पेन या कोई एक दूसरी मतलब स्फीयर पुट किया, कोई एक बॉल डाल दिया, तो वाटर का लेवल कितना इंक्रीज होगा, जितना उसकी वॉल्यूम है, यानी कि जो बॉल की वॉल्यूम है उतना ही वाटर का वॉल्यूम होगा। तो वही मेन आपको यूज करना है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, क्योंकि पानी तो उतना ही है हमारा, तो कितना राइज हुआ हमारा, ये जो होगा ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर का इतना वॉल्यूम है। अब यही मेन आपको फॉर्मूला यूज करना है। बताओ पहले कितना था पाई आर स्क्वायर एच, बाद में कितना हो गया पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, तो दोनों का कितना डिफरेंस हो गया यही, तो पाई इंटू देखो कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस कितना हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर एच और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है कितना होता है 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। अब यही मेन है, ये चीज समझ में आ गई आपको, ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद बस आपको कैलकुलेशन करना है। तो चलो पाई आर स्क्वायर में बाहर निकाल लेता हूं, यहां से आ जाएगा देखो एच माइनस एच इक्वल टू आ जाएगा 4/3 और यहां से पाई इंटू हो जाएगा आर क्यू, पाई पाई दोनों तरफ क्या हो गया कैंसल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। और जब अपन सॉल्व करेंगे इसके बाद तो देखो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो देखो यहां पर क्या हो गया आर स्क्वायर कैपिटल आर हमारा 4 का स्क्वायर इंटू ये हमें हेड मतलब डिफरेंस फाइंड करना है एच माइनस एच इक्वल टू देखो 4/3 इंटू स्मॉल आर क्यू, और स्मॉल आर हमारा कितना था 3 का क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो h माइनस एच इक्वल टू हो जाएगा देखो 3 और 3 का स्क्वायर बचेगा यहाँ से, तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 16, ये कैंसिल हो जाएगा 4, यानी कि आंसर आ जाएगा 9/4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। समझे। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम का क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन आइसक्रीम, फिर से सरफेस एरिया का ही क्वेश्चन है कि आपको एक आइसक्रीम है और देखो आइसक्रीम हो गया और उसके अंदर ना एक उसके ऊपर हेमी स्फेरिकल है, ये दिया हुआ, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन इज 9 सेंटीमीटर, ये जो कोन की हाइट है ना ये 9 सेंटीमीटर है।
एंड बेस रेडियस इज 2.5। जो ये रेडियस है दोनों का रेडियस ऑब्वियस ही बात है सेम ही होगा। 2 पॉइंट कितना है 5 सेंटीमीटर। देन द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। अब तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम अगर मुझे फाइंड करना है तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू। जो कॉमन होगा बाहर निकाल लो, इजी कैलकुलेट हो जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, यहां बचेगा एच प्लस 2 इंटू कितना आर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, यहां से आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारा कितना है 2.5 का होल स्क्वायर इंटू एच, जो स्मॉल एच होता है वो 9 है, प्लस 2 इंटू आर यानी कि 2 इंटू 2.5 है। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो ये जो कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा देखो 1/3 है इंटू 22/7 इंटू 22.5 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा 6.25। ठीक है, और 9 प्लस हो जाएगा 5। ठीक है ना, 9 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा 6.25 है। एक काम करते हैं डेसिमल हटा लेते हैं, इजी हो जाएगा। अपॉन में 100 आ जाएगा, 25 4 जा 25 जा, यहाँ 2 और यहाँ कितना 11, तो 25 इंटू 11 हो जाएगा हमारा 275 अपॉन 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू हो जाएगा 14। ठीक है, देखो 7 2 जा 14, 14 कैंसल, यानी कि 275/3 आएगा, और 275/3 करें तो 9 3 जा 27, बचा क्या 191, फिर 2 और 91.666 यानी कि 7 ले सकते हैं हम लोग, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 91.67 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो गया अपना फर्स्ट वन। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है आपको। तो ये चीजें आपको समझ में आने चाहिए कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा ये, जब भी आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम का क्वेश्चन रहता है तो उसको इस तरीके से। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मीन मीडियन और मोड का क्वेश्चन है आपको। तो मीन आपको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन कितना होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप अगर ये फाइंड करोगे, देखो फ्रीक्वेंसी जब भी दिया हो, जैसे कि 1 4 टाइम्स आ रहा है, 2 5 टाइम्स आ रहा है, 3 y टाइम्स आ रहा है, तो उनका सम कैसे फाइंड करोगे, मीन वही है। तो मीन इक्वल टू हो जाएगा, बताओ मीन इक्वल टू जो है 1 4 टाइम्स आएगा तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, बताओ 5 2 जा 10, ये 3y, ये 4 इंटू 1 4 और 5 2 जा कितना होगा 10। इन्हीं का सम निकालना है और उसको हमें ऐड करना है। तो मीन इक्वल टू हो जाएगा 4 + 10 + 3y + 4 + कितना 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है। और अगर ये ऐड कर दो 4 + 5 + y + 1 + कितना 2, और मीन हमें दिया हुआ, देखो मीन दिया हुआ है 2.6, इसकी वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है। मतलब 10 + 4 14 14 और वो इधर भी हो जाएगा 14, 28 + कितना हो जाएगा 3y, इधर हो जाएगा 4 + 5 है हमारा 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + कितना हो जाएगा y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। और यहां से आ जाएगा देखो 28 + 3y = 12 से मल्टीप्लाई कर दो 31.2 प्लस हो जाएगा 2.6y। चलो एक तरफ ले लेते हैं हम लोग, 3y - 2.6y = 31.2 माइनस कितना 28, ये हो जाएगा हमारा 0.4y = 3.2। डेसिमल रिमूव कर दो तो यहां से आ जाएगा, बताओ 4y = 32, देयरफॉर y विल बी 32/4, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 8, और ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्लियर। तो ये आपको जो एस्थेटिक्स के क्वेश्चन है मीन मीडियन मोड, उसके बेस पे क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, मीन मीडियन और फिर से एस्थेटिक का क्वेश्चन है, 10 और 11 है। देन मोड, तो देखो रिलेशन होता है, अब ये रिलेशन आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है। तो मोड इक्वल टू होता है 3 × मीडियन माइनस होता है 2 × मीन। ठीक है ना, अब ये वैल्यू आपको बस फाइंड करनी है। 3 × मीडियन, देखो मीन कितना है 10 है और मीडियन कितना है 11, 3 × 11 माइनस कितना हो जाएगा बताओ 2 ×
10 और ये हो जाएगा 33 माइनस 20 और आंसर कितना आ जाएगा 30। ठीक है ना। तो ये देखो पहले यहाँ पर मीन दिया हुआ है, मीन हमारा 10 दिया हुआ है, ठीक है ना, और मीडियन हमारा 11 दिया हुआ है, तो 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते 25 पे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम। देखो 53 संडे होने की बोल रहा है, फ्राइडे होने की। तो पहले सबसे पहले देखो लीप ईयर दिया, अगर आपकी लीप ईयर दिया तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। 366 डेज का मतलब होता है 52 वीक प्लस कितना 2 डेज, और अगर ऑर्डिनरी ईयर होता तो 52 वीक प्लस 1 डेज होता। अब बताओ 52 तो संडे होता ही है, ये 2 दिन का संडे होने की प्रोबेबिलिटी हमें बस फाइंड करनी है, और वही हमारा हो जाएगा 53 फ्राइडे है, सॉरी संडे नहीं है। तो बताओ 2 डेज की फ्राइडे होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल डेज कितना होता है 7, और उसमें से 2 डेज आए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2/7। अगर यही क्वेश्चन ऑर्डिनरी ईयर में होता तो उसका आंसर कितना होता 1/7। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 2 dice are tossed simultaneously. The probability of getting odd numbers on the board the dice. odd नंबर दोनों पे है। देखो जब भी आपको अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो टोटल आउटकम्स 2 डाइस में कितना होगा 36। अब बताओ हमें दोनों पे बोल रहा है कि ऑड नंबर होना चाहिए, तो 1 या 3 या 5 यही 3 कंडीशन पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ इवेंट हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 3। ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स बोलते हैं। तो बताओ प्रोबेबिलिटी हमारा यहां से कितना हो जाएगा, तो 3/36 या 1/12। तो जो ऑप्शन देखा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, 3/36। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। देखो एक सर्कल है, from an external point q the length of tangent to its bias and the tangent q from that center of circle is 13 cm। देखो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से टेंजेंट दिया हुआ है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट q, सॉरी पॉइंट का नाम जो है ना q है अपना, तो यहां पर q रख लेते हैं। ठीक है ना, देखो ये q है और ये टेंजेंट है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है 12 सेंटीमीटर एंड सेंटर से जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है हमें 13 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस फाइंड करना है, ये आर की वैल्यू आपको पता है ये 90 डिग्री है। जब भी टेंजेंट और जो रेडियस होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं। आपको बस पाइथागोरस थ्योरम में यूज करना है आपको। बताओ ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू कितना 13 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू हो जाएगा 169। आर स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 यानी कितना आ गया 25। देयरफॉर आर विल बी 5 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। क्लियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं 28 पर। 28 पर भी फिर से सर्कल का क्वेश्चन है। देखो 80 डिग्री है, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना उसकी लेंथ आपस में क्या होती है इक्वल होती है। तो जब भी आपको अगर यहां से देखो ये दोनों डिस्टेंस है ना, तो ये एंगल्स आपको डिस्टेंस ये इक्वल होंगे। अब आपको बताओ ये P दिया हुआ है, ये A दिया है, ये B दिया हुआ है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल आपको इक्वल होते हैं। ये x हो गया तो ये भी कितना हो गया x, और ये कितना है 80 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है PAB मतलब x की वैल्यू। तो बताओ x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 80 को इधर भेज दो तो 100 डिग्री, देयरफॉर x विल बी कितना 50 डिग्री। आंसर आ जाएगा अपना 50 डिग्री। ठीक है ना, तो सर्कल का देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट है। 2 ही थ्योरम होते हैं आपको कि किसी टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होती है उसकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, और टेंजेंट और रेडियस जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 2 chords PQ and RS intersect at T outside the circle। फिर से सर्कल का क्वेश्चन है। देखो ये सर्कल हो गया PQ है एंड RS। ठीक है, तो देखो ये PQ है और एक RS है यहां पर, ये दोनों जो है ना T पर मीट कर रहे हैं। ये मान लो R है, ये RS है, और ये कितना पर है T पर है। ये PQ इक्वल टू 5, तो ये PQ हमारा 5 है, QT हमारा देखो 3 है, ठीक है, एंड TR जो है हमारा 2 है, और हमें लेंथ फाइंड करना है RS की, यानी कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सर्कल का देखो कंसेप्ट अगर जब आपको पता नहीं होगा तो ये पता नहीं अपनी हो। जब भी 2 कॉर्ड जो है एक्सटीरियर में आपको अगर मीट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ओवरऑल लेंथ होती है, यानी कि फर्स्ट का देखो PT इंटू जो बाहर वाला लेंथ है QT, तो PT इंटू QT इक्वल टू होगा यहाँ से भी बाहर वाला लेंथ यानी कि ST
और इंटू कितना हो जाएगा बताओ RT, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है। अब बताओ PT की लेंथ कितनी हो गई, P से T 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, QT हमारा कितना है 3, ST S से जो T का लेंथ है वो हमारा है x + 2 इंटू RT, और RT हमारा कितना है 2, यहां से सॉल्व कर लेते हैं 24/2 यानी कि 12 हो जाएगा, 12 इक्वल टू हो जाएगा x + 2, देयरफॉर x विल बी 10 सेंटीमीटर, और ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? तो ये कंसेप्ट आपको अगर सर्कल का पता होगा तभी आपको ये सॉल्व हो जाएगा। एंड देन अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 टॉप्स ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर एंड 10 मीटर कनेक्टेड बाय अ वायर ऑफ लेंथ मीटर। देखो दो पोल है तो डायग्राम बनाओ, ये पोल है 16 मीटर एंड दूसरी जो है वो दिया है हमारा 10 मीटर है, ठीक है, ये 10 मीटर का है। अब उनके बाद जो है ना ये दोनों ना वायर से कनेक्टेड है और यही लेंथ हमें L की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। अब बताओ इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये जो वायर है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन हो गया हमारा 30 डिग्री। बताओ ये 16 है टोटल, यहां से लेके यहां तक, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 16 है 10 है, ये 10 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 6, तो ये डिस्टेंस जो है ना हमारा 6 आ जाएगा। अब आपको बताओ मुझे लेंथ ढूंढनी है, तो एंगल का जो है ना हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, तो जब आपको ये पता हो तो आग इसके बाद जो है हम लोग sin 30 यूज करेंगे, और sin 30 जो होता है वो परपेंडिकुलर यानी कि 6 अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। अब बताओ sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल टू 6 अपॉन L, देयरफॉर L विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे और ये आंसर आ जाएगा 12 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखा आपने? तो इस तरह से 30 क्वेश्चन, देखो आपको कुछ क्वेश्चन, हाँ ऑब्वियसली बात है कुछ टाइम आपको टाइम कंज्यूमिंग था, बट आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे आपको इसी टाइप के पेपर्स मिलेंगे, और पेपर्स अच्छा था, आई थिंक आपके स्कोर्स भी काफी अच्छे होंगे, और आई थिंक ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। चलो थैंक यू।